चलिए भाई साहेब, तो आगाज करते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि 1930 का है। सो बेसिकली अगर मैं इस एक्ट के बारे में बात करूं तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये लगा लीजिए कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कंटेंट आपका दिया हुआ है, ये कोई जमाने में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट जो है वो हुआ करता था। सेम यही वाली बात अगर मैं यहां पे बताऊं तो ये देखिए, यहां पे दिख रहा होगा आपको कि सेक्शन 76 से लेके 123 ओरिजिनली ये चीज रहा करती थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि 1 जुलाई 1930 को, यानी कि 1930 के साल में, इसको एक अलग से कानून बना दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या बोला गया कि अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किसको लेके है, गुड्स को लेके। अब यहां पे अगर मैं गुड्स के बारे में बात करूं तो भाई साहब, गुड्स जो है वो आपका कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। सर मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब, अरे ऐसे वाली प्रॉपर्टी जिसको कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये मूव हो सकता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये मूव हो सकता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये मूव हो सकता है, राइट। तो अगर इन प्रॉपर्टीज के अंदर कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा, तो इसके लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो बोले कंप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आपको बोले एक अलग से स्पेशल एक्ट दे दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये वाले लॉ के बारे में बात करूं तो क्या कह सकते हैं इसको, दिस कैन बी कॉल्ड एज स्पेशल एक्ट। दिस कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, दिस कैन बी कॉल्ड एज द स्पेशल एक्ट। ये समझ में आया क्या, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल होगा जिसमें गुड्स को बेचने के बारे में बात जो है वो करी जा रही है। लेकिन सर एक बात बताइए, क्या यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना दो पार्टीज के बीच में, बोले हाँ, तो क्या यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि ऑफर किया जाए, बोले इंपॉर्टेंट होगा। क्या यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि एक्सेप्टेंस किया जाए, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। क्या ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को एग्रीमेंट नहीं कहा जाएगा, क्या एग्रीमेंट कहा जाएगा। क्या अगर आप एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहना चाहते हैं तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीजें रहनी चाहिए बोले। तो सर बोले क्या उसके बारे में दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं, अगर यहां पे मैं जनरल टर्म्स के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल ऑफर, फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस, फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एंड फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारे के सारे जो जनरल वाले टर्म्स है ना, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगते हैं, फिर चाहे वो गुड्स के लिए होंगे और या फिर नहीं होंगे, वो सारी चीजों के लिए अभी भी हमें क्या करना होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसे ही रेफर करना रहेगा। गॉट द पॉइंट। लेकिन जो चीजें गुड्स के मामले में उस एक्ट में दिए हुए नहीं थे और यहां स्पेशल एक्ट में इसके बारे में दिया हुआ है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये वाली चीज जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये लॉस के अंदर हर जगह पे एप्लीकेबल है, हर जगह पे ये वाली चीज क्या है, एप्लीकेबल है। क्या कहता है कि सर इफ एनी स्पेशल एक्ट और लॉ इज मेड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए अगर कोई स्पेशल वाला एक्ट बनाया गया होगा या फिर कोई लॉ बनाया गया होगा, देन सच स्पेशल एक्ट shall prevail over जनरल लॉ। क्या होगा, वो जनरल लॉ के ऊपर जो स्पेशल वाला लॉ आपका है वो क्या करेगा, वो बोले प्रिवेल करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ एनी conflict arises between the provisions of Sales of Goods Act 1930 and the provisions of
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, then the points specified in sorry not is in सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सोगा, ठीक है, सोगा शेल प्रीवेल। ये समझ में आया क्या भाई साहब कि कौन सी चीज को फॉलो एग्जैक्टली किया जाएगा? तो बोले सोगा जो है उसको फॉलो किया जाएगा। बट एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या? बट इफ द स्पेशल एक्ट is silent on any point, क्या है? स्पेशल एक्ट जो है वो साइलेंट है ऑन एनी पॉइंट, देन द प्रोविजंस ऑफ जनरल लॉ shall be रेफर्ड। किसको फॉलो करेंगे? जनरल लॉ के जो प्रोविजंस आपके रहेंगे ना, वो बोले आप क्या करने वाले हो, उनको बोले आप यहां पे रेफर करने वाले। सब फॉर एग्जांपल, वापस से, फॉर एग्जांपल द टर्म ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन lawful objects are not defined in sales of goods act, hence a reference shall be made to इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये समझ में आया क्या भाई साहब? अगर कोई चीज के बारे में स्पेशल एक्ट में दिया हुआ है तो अपन उसको लेके चल लेंगे, अगर कोई चीज के बारे में स्पेशल एक्ट में नहीं दिया हुआ है तो उसको बोले साइड में हटाओ। क्या करो? उसको बोले साइड में हटा दो, उसको अपन रेफर ही नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे? सीधा वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका होगा वहां पे बोले अपन चले जाएंगे। ये समझ में आया क्या भाई साहब? आई होप कि वीडियो के साथ साथ में अपन ने ये चीज को लिख लिया होगा और ये ना कहो कि सर ये तो दिख ही नहीं रहा है बोले, ठीक है। साथ में ही आपको इस चीज को नोट डाउन कर लेना था। ये बात जो है उसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, चाहे आप यहां की बात कर लो या कोई भी लॉ के बारे में बात कर लो, हमेशा ये वाली चीज जो है वो आपकी क्या की जाएगी? फॉलो करी जाएगी, ठीक है सर। लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में। क्या कहता है भाई साहब? पहला टॉपिक है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेल एंड व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीमेंट टू सेल। दो चीजें यहां पे यूज की जा रही है, एक आपका है सेल और दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल। दोनों में क्या फर्क है? क्या दोनों सिमिलर हैं? अगर फर्क है तो एग्जैक्टली क्या फर्क रहेगा, दोनों में क्या प्रोविजंस यहां पे एप्लीकेबल होंगे, उसके बारे में बात जो है वो अपने को करनी। लेकिन इसके पहले कि हम इसके बारे में बात करें, पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो अपन देख लेते हैं। क्या कहता है भाई साहब कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है ये बोले बात करता है अबाउट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, राइट। स्पेसिफिकली यहां पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं की जा रही है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कोई चीज जिसके मेन चीज को इफेक्ट किए बिना अगर आप उसको मूव कर देते हैं तो उसे मूवेबल कहा जाता है। सर इमूवेबल, जमीन इमूवेबल है, जमीन से जुड़ा हुआ पेड़ जब तक कि वो जमीन से जुड़ा हुआ है वो भी आपका इमूवेबल कहलाएगा, ठीक है। पंखा जो कि आपके किस पे लगा हुआ है? छत पे लगा हुआ है, जब तक कि वो छत पे लगा हुआ है उसे इमूवेबल कहा जाएगा, राइट। लिफ्ट जो कि किसी बिल्डिंग में ऐसे फिक्स करी हुई है कि वो लिफ्ट तभी कहलाएगी जब वो बिल्डिंग में है। अगर वो बाहर आ जाए, डब्बा है भाई साहब, उसको लिफ्ट थोड़ी बोलेंगे।
राइट। अगर वो डब्बा बाहर रखा हुआ है, उस डब्बे को आप मूवेबल प्रॉपर्टी बोल दीजिए, लेकिन जो लिफ्ट बिल्डिंग में लगी हुई है, इंस्टॉल करी हुई है, उसे आप मूवेबल प्रॉपर्टी का नाम नहीं दोगे, उसे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का नाम जो है वो देने वाला। एंड सर, अगर ऐसे वाली प्रॉपर्टीज को खरीदने या फिर बेचने की बात आप कर रहे होंगे तो उसके लिए अलग से एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882। ये ध्यान से, अगर जमीन, जायदाद, बिल्डिंग, ठीक है, या ऐसे प्लांट, मशीनरी, बड़े बड़े प्लांट, बड़ी बड़ी मशीनरी जिनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किए बिना उसको वहां से हटा नहीं सकते हैं, अगर उनके बारे में आपको लॉ पढ़ना होगा तो नाम क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, जो कि 1882 का है। सर ये भी बहुत पुराना है सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब आपका आया था, उसके बाद में 10 साल के बाद में आपका कौन सा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, जो कि 1882 वाला है, ठीक है। लेकिन इसका यहां फिलहाल कोई काम नहीं है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो होगा, ये एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है भाई साहब। क्यों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहां पर जनरल बात नहीं कर रहे, यहां पर किसकी बात कर रहे हो, गुड्स में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं, गुड्स को परचेज करने के लिए, गुड्स को सेल करने के लिए, या गुड्स में जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका बन रहा होगा उसके बारे में बात यहां पे करने जा रहे हैं। ये समझ में आया, इसलिए क्या है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। ओरिजिनली इट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ इन चैप्टर नंबर 7, पुराने जमाने में, ठीक है, जिसमें सेक्शन 76 से लेके 123 जो है, ये इतने पार्ट के बारे में बात किया करता था। लेकिन बाद में दीज सेक्शंस वर डिलीटेड, इनको हटा दिया गया, यानी कि आज के टाइम पे ऐसे कोई सेक्शंस है ही नहीं, राइट। उसकी जगह पे एक अलग से सेपरेट एक्ट बना दिया गया जो कि 1930 में बना। कब से इफेक्टिव है सर, बोले 1 जुलाई से है, राइट। नाम क्या है, द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लेकिन इसमें से बाद में चल के जो इंडियन वर्ड था ना, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कब हटाया गया, 1963 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा भाई साहब, सवाल आ सकता है कि कौन सा वो ईयर था जिसमें इंडियन वर्ड जो है उसको हटा दिया गया, और उसके बाद ये सिंपली क्या कहलाता है, सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। सब पहले यहां पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर भी हुआ करता था, लेकिन जब से 370 एबॉलिश हुआ है, जितने भी एक्ट्स हमारे कंट्री के हैं, सारे के सारे कंट्री के ऊपर क्या है, प्रॉपरली एग्जैक्टली एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है भाई साहब आपका अगले वाला पॉइंट, जो कि यहां पे है इंपॉर्टेंट। क्या, अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से मैं बात करूं, क्या कहता है, द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ डैमेजेस एटसेट्रा आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स in so far as they are not inconsistent with the express provisions of the sales of goods act। जो मैंने आपको यहां पे लिख के दिया, वही वाली बात जो है वो आपको वहां पे भी बताएगी। क्या कहा गया है, अगर कोई चीज के बारे में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ लिख के दिया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है, तो आपको उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर वो चीज के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसको जाके रेफर करेंगे, और वहां पे जो दिया होगा उसी को आप यहां भी अप्लाई करके चलोगे, कंप्लाई करके चलो। ये समझ में आया, बोले ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सर इसमें क्या क्या चीजों के बारे में बात करेंगे, यहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात होगी। जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हो तो इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक तो सेल होना और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल होना। एग्रीमेंट टू सेल, फ्यूचर में बेचूंगा, इसका एग्रीमेंट आज करो। सेल अभी कर रहे हैं सर, राइट। ये जब आपने सेल वर्ड यूज किया तो आप यहां पे प्रेजेंट में चीजें करने के बारे में बात कर रहे हो, और अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बात करूं तो ये बोले आप फ्यूचर में चीजें करने के बारे में बात जो है वो आप कर रहे हो। ये समझा, बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में सब बोले कंसिडरेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो कंसिडरेशन है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए, मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। हालांकि जो मनी कंसिडरेशन रहेगा वो आपका लॉफुल भी रहना चाहिए, बट जब आप गुड्स के सेल के बारे में बात कर रहे हो तो क्लियरली क्या बता दिया गया, पैसा ही आना चाहिए। सर गुड्स के बदले में गुड्स दिया तो उसको सेल कैसे बोलेंगे, उसे तो बार्टर एक्सचेंज कहा जाएगा ना, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज वाला सिस्टम, राइट। चीज के बदले में चीज, सेल कैसे कहलाएगा। अगर गुड्स के बदले में आपने सर्विस प्रोवाइड किया होगा, आप उसको भी बेचना कैसे कह दोगे भाई साहब।
ये समझ में आया? बोले ठीक है। दूसरी बात सर, बोले सब्जेक्ट मैटर जो आपका होगा वो सिर्फ एक ही यहां पे रहने वाला है, वो क्या होगा? गुड्स। हालांकि ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि आपके जो गुड्स हैं वो स्पेसिफिक वाले हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक है, या फिर वो एज सर्टेन्ड वाले भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं, एज सर्टेन्ड है, या फिर वो अनएसर्टेन्ड भी हो सकते हैं। यार कुछ तो भी चाहिए मुझे जिससे कि मैं फोन वगैरह कर सकूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह जो है उसमें भी काम कर सकूं, एक्सेल वगैरह जो है उसका भी काम कर सकूं। दो यार कुछ तो भी, फोन भी चलेगा, टैब भी चलेगा, लैपटॉप भी चलेगा। लैपटॉप से भी आजकल फोन जो है वो आप कर सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह जो वो यूज कर सकते हो, मैसेज वगैरह जो है वो आप भेज सकते हो, राइट। या फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स हो सकता है प्रेजेंट वाले रहे या फ्यूचर वाले रहे। आज नहीं है बोले कल बनेंगे, बनने के बाद में मैं आपको बेचूंगा। और या फिर ये भी हो सकता है सब बोले इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट। कंटिजेंट वाले गुड्स भी हो सकते हैं मेरे भाई, राइट। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कंडीशंस एंड वारंटीज का पॉइंट जो है वो आपका आएगा, आगे चल के अपन पढ़ेंगे। और फिर अनपेड सेलर, मतलब सामने वाले ने गुड्स बेच दिए लेकिन बदले में उसको पैसा जो है वो नहीं मिला, ही विल बी कॉल्ड एज व्हाट? अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर अगर है तो क्या क्या उसके पास में अधिकार होंगे, क्या क्या वो एक्शंस ले सकता है लीगली अगेंस्ट द परचेजर, उसकी बात जो है वो अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा सर, टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और या फिर मैं इसको एक ही नाम दे देता हूं, सीधा सीधा सेल, राइट। जब आप यहां सारे काम अभी कर रहे हो, मतलब प्रेजेंट में कर रहे हो, प्रेजेंट में ही जो कंसिडरेशन है वो भी बोले पे किया जाएगा, प्रेजेंट में ही जो गुड्स हैं उनको भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ऐसा आप कर रहे होंगे तो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नाम दे सकते हो, और या फिर आप इसको सेल भी बुला सकते हो, राइट। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा सर, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय, जिसमें जो बंदा बेचने वाला है वो क्या करता है, वो या तो बोले ट्रांसफर कर देता, दे दिया लेके जाओ, और या फिर ही एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी और द ओनरशिप इन द गुड्स। ध्यान से, चीज क्या है आपकी जिसके अंदर ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, वो है आपका गुड्स। किसको बेचेगा? बायर को, लेकिन बदले में क्या लेगा? प्राइस लेगा भाई साहब। ध्यान से सर, वापस से हमने कहा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन जिसका नाम क्या है? मिस्टर ए, एंड देयर इज अ पर्सन जिसका नाम क्या है? मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि मैं अपना मोबाइल जो है वो आपको बेचने को तैयार हूं, अभी जस्ट अभी मैं आपको बेचने को तैयार हूं। मेरा मोबाइल जो होगा ये बोले मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन बदले में आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। आपको मुझे क्या देना होगा? प्राइस देना होगा। प्राइस कितना? बोले पैसा चाहिए 20,000 रुपीज। ये ध्यान रखिएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जो आती है उसमें से एक ये है कि मुझे कंसिडरेशन में काइंड नहीं चलेगा। अगर काइंड में आ रहा है तो आप भले ही ये बोल दो कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट उसे सेल का नाम मत दे दीजिएगा। जब आप बेचने की बात कर रहे हो तो बदले में पैसा जो है वही आना चाहिए, मतलब यहां पे देयर शुड ऑलवेज बी व्हाट? सब बोले मनी कंसिडरेशन ही होना चाहिए। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। और दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूं? मैं बोले अपनी चीज जो है वो ट्रांसफर कर रहा हूं। देयर इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अच्छा सर, एक बात और यहां पे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने ये मोबाइल जो है इसका पोजीशन मैंने आपके पास दे दिया तो क्या मैं इसको ओनरशिप ट्रांसफर करना कह सकता हूं क्या? मैंने मेरा मोबाइल जो है वो आपके पास में दे दिया, ये लो मेरा मोबाइल, ठीक है, लेकिन मैं ये आपको बेच नहीं रहा हूं, आपके पास में पोजीशन आ गया। ध्यान से सुनिएगा सर, यहां जो मेन पॉइंट है, इट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर ये मोबाइल आपके पास में है तो क्या आप इसके मालिक बन जाओगे क्या? नहीं साहब। कब तक नहीं बनोगे? जब तक मेरा इंटेंशन नहीं था ये चीज को बेचने का, जब तक कि मैंने आपसे कंसिडरेशन लेना एग्री नहीं किया है, या जब तक मैंने आपसे कंसिडरेशन ले नहीं लिया है और मैंने ये एग्री नहीं कर लिया है कि इस मोबाइल का ओनरशिप जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। ये समझ में? सर बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप बात करते हैं गुड्स के बारे में तो गुड्स के अंदर जो चीज यहां पे ट्रांसफर होती है
ठीक है, वो बोले इन दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। कौन सी? सर हो सकता है कि आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर यह भी हो सकता है कि आप पोजीशन जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो। इसके बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं साहब, ध्यान से सुनिएगा। आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने कहा यार मेरे को ना मोबाइल बेचना, आप खरीदोगे क्या? आपने कहा कितने में दे रहे हो? मैंने कहा 20,000 में ले लो। ठीक है, आपने मुझे आज 20,000 रुपए दे दिए हैं और आज ही हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आप ये मोबाइल के क्या बन चुके हो? मालिक बन चुके हो। लेकिन मैंने आपसे कहा सुनो ना, क्या ये मोबाइल अगले 2 दिन के लिए मैं अपने पास में रखूं क्या, मेरे पोजीशन में रखूं क्या? आपने कहा क्यों सर? मैंने कहा इसमें ना मेरा डेटा है, मुझे ना मेरा डेटा मैं सोच रहा था निकाल लेता हूं। क्या कर लेता हूं? निकाल लेता हूं। गॉट द पॉइंट? ऐसा मैंने सोचा यहां पे, राइट? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर जब ये पोजीशन में मेरे पास में है और अगर ये मोबाइल गिर जा किडनी में हार्ट अटैक आ गया था भाई साहब, ठीक है, अगर ये मोबाइल गिर जाता है तो मुझे ये बताओ मेरा मोबाइल टूटा या आपका मोबाइल टूटा? ये मत बोलना सर भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी, वो बात की बात है। लेकिन मुझे बताओ अगर इस मोबाइल के ओनर आप बन चुके हो और मेरे हाथ से अगर ये मोबाइल गिर जाता है तो मेरा मोबाइल टूटा या आपका मोबाइल टूटा? आपका। क्यों? मालिक आप बन चुके हो, पोजीशन में मेरे पास में, ये समझा? तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो है वो यहां पे आएंगे भाई साहब। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपने मुझे पैसा दे दिया लेकिन आपने कहा सर रुक जाओ, बोले थोड़ा सा घर पे ना पंगा चल रहा है, बापू ने ना 12th का ग्रेजुएशन का रिजल्ट देख लिया है, बहुत बौखलाए हुए हैं, पैसा मैं आपको आज दे देता हूं लेकिन इसकी ओनरशिप जो है वो बोले मुझे आप आज ट्रांसफर मत करो, पहले बोले मैं ये फोन लेके जाता हूं, राइट? 1-2 दिन घर पे मैं ऐसे ही यूज करूंगा, देखता हूं मेरे बापू का रिएक्शन क्या रहता है, उसके बाद में मैं क्या कर लूंगा, इसका मालिक बन जाऊंगा, ऐसा आपने बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मेरा मोबाइल आपको दे रहा हूं लेकिन मुझे इस रिस्क के बारे में भी पता है कि अगर तुम्हारे बापू ने इस मोबाइल को लेकर दीवार पे फेंक के मारा तो नुकसान तुम्हारा नहीं, किसका होगा? हमारा होगा। ये समझ में आया क्या? तो ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में यहां अपने को क्या करना पड़ेगा? सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई साहब, जो बंदा यहां सेल कर रहा है इसको आप नाम देंगे सेलर, जो बंदा यहां पे बाय कर रहा है इसको आप नाम क्या देंगे? बायर, या फिर आप इसको परचेजर भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर कर रहे होंगे तो वो सेल नहीं कहलाएगा। क्या ट्रांसफर होना चाहिए? ओनरशिप। कल तक मालिक मैं हुआ करता था, आज मालिक कौन बन गया? तुम बन गए। ओनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए, पोजीशन का ट्रांसफर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है इसका पोजीशन मेरे पास में है लेकिन ओनरशिप मैंने आपके पास ट्रांसफर कर दिया, या हो सकता है कि पोजीशन मैंने आपको दे दिया, आपके हाथ में मोबाइल दे दिया, लेकिन आज भी इसका मालिक कौन है? मैं हूं। ये समझ में आया? ऐसा हो सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है भाई साहब, ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन अब यहां पे गौर फरमाइए, क्या एसेंशियल क्या क्या है? हालांकि ये अपन यहां पे पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी सबसे पहली बात क्या? देयर शुड बी 2 पार्टीज। अरे भाई साहब ये भी कोई बोलने की बात है? ये तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़ चुके थे कि एक बंदा अपने आप से तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा नहीं, 2 पार्टीज का होना जरूरी है। एक पहले वाला बंदा जो प्रॉमिस करेगा और दूसरे वाला बंदा जिसको प्रॉमिस किया गया होगा। ठीक है, यहां पे उन्हीं 2 पार्टीज को नाम क्या दे दोगे? एक को बेचने वाला कहा जाएगा तो दूसरे को खरीदने वाला कहा जाएगा। सेलर एंड बायर मस्ट बी 2 डिफरेंट पर्सन। आप अपने आप को ही नहीं बेच सकते हो, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। However, in case of sale by auction सुना होगा ना, मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक ऑक्शनर होता है जो एजेंट होता है और वो क्या करेगा? ठप्पा मारता है, ऐसे हथौड़ा मारता है, 1001, 1002, 1003, 1004 ऐसे करके। वहां पे द सेलर में रिजर्व हिज राइट टू बिड इन द ऑक्शन एंड परचेज हिज ओन गुड्स। क्यों? अरे सर मैं इंसॉल्वेंट हो गया था, इंसॉल्वेंट होने के बाद में जो क्रेडिटर्स थे उनके पैसे मैं चुका नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा एक काम करो भाई साहब, ऑक्शन करवा लेते हैं। ठीक है, अब भाई साहब कोर्ट ने भी हो सकता है कि ऑक्शन जो है वो अनाउंस कर दिया ये सोच के कि आप इंसॉल्वेंट हो चुके, लेकिन आपने कहा है मेरे पास पैसा, टेंशन नहीं है, बोले है मेरे पास पैसा। ठीक है, आपने अपनी ही प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए क्या कर दिया? वहां पे बिड्स दे दिया। बिड्स मतलब बोली लगाना। ठीक है, वो कर दिया, कर सकते हो। ऑक्शन वाला केस अगर रहता है तो ध्यान रखिएगा,
आप नहीं बेच रहे हो, बेच कौन रहा है? ऑक्शनर बेच रहा है, किसकी मर्जी से? कोर्ट के कहने पे। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो उस केस में भले ही आपकी प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा होगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी का अधिकार तो आपके पास में है ही नहीं, वो तो किसी के पास जा चुका है? ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी के पास में जा चुका है। ये समझा? डन। अ हस्बैंड एंड वाइफ कैन ऑल्सो बी द टू पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये भी हो सकता है, आप अपनी वाइफ को भी क्या कर सकते हो? कोई भी चीज बेच सकते हो, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के हिसाब से बात करूं तो। ठीक है। दूसरा, सर बोले यहां जो सब्जेक्ट मैटर आपका होगा वो हमेशा क्या रहने वाला है? गुड्स रहने वाला है। गुड्स जो है वो हमेशा इस कैटेगरी में आना चाहिए, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी सम गुड्स, which means any and every kind of movable property other than the actionable claims and money। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, दो चीजों के बारे में बात करेगी। क्या क्या? पहला एक्शनेबल क्लेम और दूसरा मनी। सर सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन यहां पे बात करते हैं मनी के बारे में। ठीक है। और अगर मैं यहां मनी के बारे में बात करूं तो फिलहाल के हिसाब से, ना कि मैं गरीब आदमी हूं तो ठीक है, चलो जो भी है कोई बात नहीं। मेरे पास में ये देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये मनी रहेगा? बोले हाँ। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये मनी रहेगा? बोले हाँ। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं कि मनी रहेगा? बोले हाँ। सर इस मनी को गुड्स मत बोलिएगा। क्यों? अरे यही देख के तो आप बदले में क्या ले रहे हो? गुड्स लेने की बात कर रहे हो, राइट? सर अगर मैं यहां मनी के बारे में बात करूं तो बेसिकली इट इज व्हाट? लीगल टेंडर मनी। ऐसे वाला पैसा जो आज के डेट में मार्केट में चल रहा होगा, हम उसकी यहां पे बात कर। आपको पता है, अगर मैं पुराने वाले पैसे के बारे में बात करूं, आपने शायद देखा होगा 500 रुपए का पुराना नोट, आपने शायद देखा होगा 1000 रुपए का पुराना नोट, राइट? आपने शायद देखा होगा 20 पैसा, आपने शायद देखा होगा 1 पैसा, आपने शायद देखा होगा 25 पैसा, ठीक है? आपने शायद देखा होगा 10 पैसा। देखा है क्या? बोले हाँ सर। लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं इनको मनी का नाम दे दूं क्या? या फिर क्या ये वाली चीज को मैं मनी का नाम दूं क्या? नहीं सर। आज की डेट में अगर आप ये वाले नोट को यूज करके कुछ भी परचेज करने की बात करो, कोई देने वाला नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी। सेम थिंग फॉर दिस ऑल्सो। अगर आप ये देके आज की डेट में कुछ लेने के बारे में बात करो, कोई आपको कुछ नहीं देगा। रीजन इज व्हाट? दिस इज नॉट लीगल टेंडर मनी। लेकिन हाँ, आप इसको कॉइन कलेक्शन के तौर पे यूज कर सकते हो और आप अपने कलेक्शन के तौर पे इसको मार्केट में बेच सकते हो। मतलब ये कि ये वाली जो चीज है इसे आप मनी नहीं बोलेंगे, बल्कि आप इसको नाम क्या दे सकते हैं? गुड्स। ये समझा? मनी से मतलब क्या है? ऐसे वाला पैसा जो आज के डेट में मार्केट में चल रहा है, उसको मैं गुड्स कैसे बोल दूं? फिर तो आप सीधा एक्सचेंज बोल दो कि तुमने मुझे ये दिया, बदले में मैंने तुमको गुड्स दे दिए जिसमें मेरे पास में 20,000 रुपए रखे हुए थे। ये समझ में आया? तो पैसे को कभी भी यहां पे गुड्स बोला नहीं जाएगा, पहली बात। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और वर्ड वहां पे यूज किया गया था, नाम क्या था? एक्शनेबल क्लेम। सर ये क्या चीज होती है? ये मैंने आपको बताया था बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने ये चीज के बारे में बात करी थी, लेकिन फिर से मैं दोबारा आपको यहां पे बता देता हूं। क्या? सबली एक ना बंदा था जिसका नाम था मिस्टर ए, और एक ना कंपनी थी जिसका नाम क्या था? LIC। मिस्टर ए जो है वो गया इस कंपनी के पास में और कहा कि मैं आपको साल के 20,000 रुपए पे करूंगा, और कब तक पे करूंगा? मान लीजिए फॉर 10 ईयर्स। ठीक है। और 10 साल के बाद में आप मुझे क्या करोगे? आप मुझे सम एश्योर्ड दोगे। अगर मैं जिंदा रहता हूं तो बोले ऐसे केस में मनी बैक गारंटी वगैरह जो रहता है उसके हिसाब से आप बोले मुझे 5 लाख रुपए पे करोगे, राइट? और अगर बोले मेरी डेथ हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे आप मुझे 10 लाख रुपए पे करोगे। मुझे मतलब मेरे घर वालों को, ऑब्वियसली भूत बन के तो पैसा लेने आएगा नहीं। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि अगर मिस्टर ए मरता नहीं है, डेथ नहीं होती, क्या मैं कह सकता हूं कि वो 5 लाख रुपए लेने का हकदार था? बोले हाँ। क्या मैं कह सकता हूं कि ये पैसा वो क्लेम कर सकता था? बोले हाँ। एक बात बताओ, अगर 10 साल के बाद में मिस्टर ए को LIC ने ये पैसा नहीं दिया तो क्या मिस्टर ए LIC के ऊपर एक्शन ले सकता है? यस।
बकायदा कॉन्ट्रैक्ट बना था, बकायदा एग्रीमेंट हुआ था कि ऐसा ऐसा आपको करना है, लेकिन अगर आपने वो चीज नहीं करी तो मेरे पास में अधिकार है कि मैं आपके ऊपर क्या कर सकता हूं, एक्शन ले सकता हूं। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले हाँ सर, बात तो एकदम सही है। तो अब ये ध्यान से सुनिएगा, क्या सर, ऐसे वाला क्लेम जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है उसे कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम। एंड सर, ये जो आपका एक्शनेबल क्लेम है ना, इसको भी आप क्या मत बोल दीजिएगा, इसको आप गुड्स मत बोल दीजिएगा, इसको अलग से क्या बोला जाएगा, एक्शनेबल क्लेम बोला जाएगा, बट आप इसको गुड्स मत बोलिएगा। ये समझ में आया क्या? बोले ठीक है सर। तो सवाल आता है कि सर किसे कहा जाएगा, तो ध्यान से, मनी दैट इज अ लीगल टेंडर मनी, इट इंक्लूड्स, गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होंगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो कंपनीज में जो शेयर्स होते हैं, या फिर जो पेटेंट के राइट्स होते हैं, इनोवेशन के जो राइट्स होते हैं, या फिर जो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स है, अरे सर जो आज क्रॉप्स बढ़ रही है उसका कारण क्या, उसको क्या करने वाले आगे, कट करने वाले हैं, कट करके मार्केट में बेचने वाले, गेहूं वगैरह जो हो गया, या फिर घास के बारे में बात कीजिए, फ्रूट्स के, मिनरल्स के, वाटर के और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कीजिए। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये समझ में आया क्या भाई साहब? जिसको अलग करके बेचा जा सकता है उसे गुड्स कहा जाएगा। बस दो चीजों को काउंट मत कीजिएगा, एक तो बोले एक्शनेबल वाले क्लेम, भले ही वो अलग किए जा सकते हैं, और दूसरा मनी, क्योंकि मनी तो सर यहां पे प्राइस है ना, जो लीगल टेंडर वाला मनी है उसकी बात कर रहे हो। अगर पुराने वाले जो नोट वगैरह हैं, अगर आप उसको यहां पे गुड्स बोलना चाहो तो वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझा? ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आता है प्राइस। अगर गुड्स को बेचना है तो बदले में जो कंसिडरेशन आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, वो है पैसा। क्या कहता है? वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज प्राइस। प्राइस मतलब द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। It is the consideration paid or agreed to be paid by the buyer to the seller. If the property in the goods is voluntarily transferred without any consideration, तो उसको सेल मत बोलना, क्या बोला जाएगा? गिफ्ट बोला जाएगा। ये ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या बोला जा रहा है भाई साहब कि सर, अगर हमने कहा कि देयर इज मिस्टर ए एंड देयर इज मिस्टर बी, आपने कहा मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को दे रहा है मोबाइल, बदले में मिस्टर ए को मिस्टर बी से मिल रहा है लैपटॉप। ठीक है, इसको सेल का नाम मत देना, इसको क्या कहा जाएगा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स कहा जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में दूसरा एक और एग्जांपल जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। हमने कहा सर एक बंदा है, नाम है मिस्टर ए, और एक बंदा है, नाम है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को नया मोबाइल दिया, ठीक है, बदले में मिस्टर बी जो था उसने मिस्टर ए को क्या दिया? इसने इसको दिया नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पैसा दिया क्या? नहीं भाई, पैसा नहीं दिया। बोले पैसा नहीं दिया गया है तो ऐसे केस में इसे क्या कहा जाएगा? इसे गिफ्ट ऑफ गुड्स कहा जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन सर इसके बाद में आता है सबसे मेन वाला पॉइंट जिसके बारे में अपन अभी फिलहाल बात कर ही रहे हैं कि अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया? मोबाइल दिया, ठीक है, और इसके बदले में मिस्टर बी जो है उसने मिस्टर ए को क्या दिया? सब बोले ₹20,000 दिए, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन को ही आप नाम क्या देंगे? इसको देंगे सेल्स ऑफ या सेल ऑफ गुड्स बोल दीजिए। गॉट द पॉइंट? सर सवाल है आप लोगों से, क्या यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा क्या? आपका जवाब है अरे सर नहीं ना, कैसी बातें कर, क्या यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स लगेगा क्या? ना सर। लेकिन क्या यहां पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा क्या? आपका जवाब क्या रहेगा? यस सर, 100% यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स के प्रोविजन जो हैं वो बोले लगने वाले। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, इफ गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स, इसे बार्टर कह सकते हो लेकिन सेल नहीं कहा जाएगा, बार्टर या फिर आप एक्सचेंज भी बोल सकते हो, पुराने जमाने में जो यूज होता था वो। सिमिलरली वेयर द गुड्स आर गिवन इन कंसिडरेशन फॉर द वर्क और द लेबर डन और फॉर द रेंट ऑफ एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन अदर देन मनी, तो उसे भी क्या नहीं कहा जाएगा? उसे भी सेल कहा नहीं जाएगा। बाकी तुमको जो बुलाना है वो बुला लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ध्यान से, पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
क्या होना चाहिए? ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। मालिक बनना है बोले सामने वाले बंदे को, ये समझ में आया? और ये जो ट्रांसफर यहां पे आप कर रहे हो ना ओनरशिप को, ये एब्सोल्यूट वाला रहना चाहिए, कोई फर्दर कंडीशन वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपने बोला कि मुझे आज 20,000 रुपए दे दो, लेकिन इसके बाद में आपको 5,000 रुपए और 5,000 रुपए के 2 इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ेंगे, ये कंडीशन आपने डाल दी, तो क्या वो आज ही ओनर बन जाएगा? क्या नहीं भाई साहब, जब तक के पूरे कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करोगे तब तक कि वो बंदा क्या नहीं बन पाएगा? ओनर नहीं बन पाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो क्या कहते हैं यहां पे ध्यान से, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर मस्ट ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द जनरल प्रॉपर्टी दैट इज द एब्सोल्यूट ओनरशिप इन द गुड्स टू द बायर। पोजीशन ट्रांसफर किया या नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, वो सवाल है ही नहीं बोले हमारा। सवाल क्या है कि क्या आपने ओनरशिप को ट्रांसफर किया क्या, ये सवाल है बोले हमारा। ठीक है, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए भाई साहब। कॉन्ट्रैक्ट अगर बना रहे हो तो किसी को दबाव देके आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो क्या? किसी का मोबाइल आप छीन के लेके आ गए, बदले में उसको 20,000 रुपए आपने दे दिया, फालतू बकवास मत कर, बोले दिया तेरे को पैसा दिया ना। अरे भाई नहीं बेचना मेरे को मेरा मोबाइल है, उसमें मेरी निब्बी की फोटोज हैं, नहीं दे सकता तुमको मैं ये मोबाइल, राइट? तो सब फ्री कंसेंट होना चाहिए। फिर सर बोले सेल करंट वाला होता है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आज मेरे को सेल नहीं करना है लेकिन मेरे को तुम्हारे साथ ही ट्रांजैक्शन करना है, लेकिन फ्यूचर डेट पे करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं? एग्रीमेंट टू सेल भी बना सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आज तुमने वादा मुझको किया और कल जाके किसी और को बेच दिया। अगर दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट टू सेल बना हुआ होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के आप मेरे साथ ही निभाओगे, इस बात का आपने मेरे साथ आज क्या कर लिया है? एग्रीमेंट कर लिया। अगर इसको ब्रीच आपने किया तो आपको मैं कोर्ट में लेके जा सकता हूं। ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड बोथ अ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ऑल्सो। मतलब सर बोले अगर सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल आपने बनाया होगा तो मतलब फ्यूचर में सेल होगा, लेकिन अगर सेल हो चुका है इसका मतलब आप इस बात को एग्री कर चुके हो ना कि आप मुझे बेचने वाले हो, तो वो भी हो गया और सेल भी एक्चुअल में हो गया। फिर उसके बाद में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो अपन ने सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे, वो सारे के सारे जो हैं वो यहां पे क्या रहेंगे? एप्लीकेबल होंगे। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर, दैट्स इट। तो ये पॉइंट जो है इनको बोले आप ध्यान में रखिएगा अगर आप यहां पे बात करते हैं अबाउट व्हाट? अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, राइट? ये वाली चीज को भी सिंपली आप नोट डाउन कर लीजिएगा भाई साहब। लीगल टेंडर मनी जो है वो नहीं कहलाएगा, एक्शनेबल क्लेम जो है वो भी नहीं आएगा। और फिर उसके बाद ये 3 एग्जांपल, सर इसमें नहीं लगेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें नहीं लगेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन ये वाला जो पार्ट आपका होगा इसमें आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो बोले 100% आपका लगने वाला है। अंडरस्टूड द पॉइंट?